Hi everyone. Today we'll be discussing about the Cold War era. ठीक है, तो अब ये चैप्टर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से पूछा नहीं जाता है एग्जाम में. However, I wanted to explain this chapter. The reason is because ये जो चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा, the term Cold War, it actually is considered to be the beginning of contemporary era in the world politics. And world politics is what we are discussing in the first book of our class 12th, right? So, CBSE has deleted this chapter from our syllabus. However, if you are interested in political science and the concepts revolving around politics, then you will enjoy this chapter. Okay, so अगर हम कोल्ड वॉर एरा की बात करें, सबसे पहले लेट्स रिकॉल जो वर्ल्ड वॉर में हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड फ्रॉम 1914 and ended in 1918. Then we had the Second World War, which started in 1939 and ended in 1945. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वी हैड two forces. Okay, they were two forces. We had the Allied power and the Axis power. We have done all of this in class 9. So Allied power comprised of the US, USSR. We also had France. We also had Britain in it. Fine. So our main focus right now is over on US and USSR. And in the axis were Italy, Japan, and Germany. Okay, so we know that uh, Axis power actually lost the war, and who won? Allied power won. Fine. So at that time, we get to know that US and USSR were in the same team, and they had to fight against a common enemy. Okay. वी ऑल्सो नो कि यूएस ने तब तक एंट्री नहीं की थी वॉर के अंदर जब तक जापान ने पर्ल हार्बर पे वो बॉम्ब ड्रॉप नहीं किया था. ओके, now let's focus on this chapter. So as we go ahead in this chapter, we will also be talking about the NAM, that is non-aligned movement. Okay, and how India strategically took its own decision after independence. अच्छा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करते हैं. So this is a little ahead of time और हम आगे हैं 1961 में. अप्रैल 1961 की बात हो रही है. फाइन, बात हो रही है अप्रैल 1961 की. एंड द लीडर्स ऑफ द यूएसएसआर के लीडर कौन है? तो इस टाइम पे यूएसएसआर के लीडर थे निकिता क्रुश्चेव. ठीक है, एंड वी हैव क्यूबा, ये और उनके प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो. ठीक है, तो क्यूबा जो है इट्स एन आइलैंड विच इज नियर बाय यूएसए. ओके, एंड क्यूबा उस टाइम पे यूएसएसआर का एलाई बन चुका था. तो यूएसएसआर वाज एक्चुअली वरिड और दे फियर्ड कि यूएसए जो है वो इस कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा को इन्वेड करेगा और फिडेल कास्ट्रो जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनको पावर से हटा देगा. फाइन, दैट वाज द मेन कंसर्न ऑफ यूएसएसआर. तो यूएसएसआर फिर क्या करता है 1962 में, निकिता क्रुश्चेव, the leader of the Soviet Union, he decided to convert Cuba into a Russian military base. तो वहां पे वो 1962 में न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस कर देते हैं. ठीक है, एंड these installation were literally quite near USA. अच्छा, तो इस सब के बाद आफ्टर 3 weeks अमेरिकन्स गेट टू नो अबाउट इट कि अच्छा यूएसएसआर ने ऐसा कुछ किया है. द यूएस प्रेसिडेंट हु वाज जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स, they were reluctant to go and do something that would actually initiate a full-fledged nuclear war between the two countries, but they were also determined to get Khrushchev remove the missiles from there. Now, why were they reluctant? Because since both the parties, we are talking about USA, US versus USSR, ये जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों के पार्टीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है. अब क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अगर एक ने अटैक किया तो दूसरा भी रिटेलिएट करने में मौका नहीं छोड़ेगा. एंड देन ऑब्वियसली वी नो दैट इफ अ न्यूक्लियर वेपन इज ड्रॉप, इफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज ड्रॉप, कितनी तबाही हो सकती है. सो दैट इज व्हाई ही वाज रिलक्टेंट इन नॉट एक्चुअली वेजिंग अ वॉर, दैट वाज नॉट वेजिंग अ न्यूक्लियर वॉर. बट देन ही टोल्ड हिम
कि वो वहां से मिसाइल्स हटवा दें, ठीक है। द रीजन मतलब अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं भी हुई तो एक और वॉर हो सकती थी, बट अमेरिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट वी नो हाउ अमेरिका यूजुअली रिएक्ट्स, ऐसा अमेरिका ने कुछ नहीं किया। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन टू इट। आई विल अटैच अ वीडियो, वॉच आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। उसमें मैंने ये रीजन एक्सप्लेन किया, ओके। सो केनेडी ने इसको रोकने के लिए अमेरिकन वॉरशिप्स को ये इंस्ट्रक्ट किया कि सोवियत शिप्स जो क्यूबा जा रही थी उनको रोक दें। सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एज अ वार्निंग टू यूएसएसआर ऑफ अमेरिका बीइंग क्वाइट सीरियस अबाउट इट। तो इस पूरी घटना को हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट जिसको हम आज के टाइम पे कोल्ड वॉर एरा के नाम से जानते हैं। So Cold War is basically the competition, the tensions and series of confrontations between the USA and the USSR, ठीक है। बट इट वॉज नॉट रियली एस्केलेटेड इनटू हॉट वॉर। इन दोनों कंट्रीज के बीच में कभी एक्चुअली में हॉट वॉर हुई नहीं है। इन दोनों ने हमेशा दूसरे कंट्रीज को लड़वाया है, अपने एलाइज को लड़वाया है, लेकिन ये खुद नहीं लड़ते थे, फाइन। So, Cold Wars were not really a matter of power. It was also of military alliances, of the balance of power. ठीक है, but there was an ideological conflict as well. क्योंकि यूएसए उस टाइम पे इस आइडियोलॉजी में बिलीव करता था कि कंट्री शुड बी लिबरल, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिकली लिबरल एंड ऑल्सो कैपिटलिज्म उनका मेन मोटिव था। वेयर एज ऑन द अदर हैंड यूएसएसआर का मेन आइडियोलॉजी था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ओके। तो इस सबके साथ उनको अपने वर्ल्ड में एक तो उनको डोमिनेंस चाहिए था। ऑफ कोर्स दे वांटेड टू बी द सुपर पावर्स, बोथ ऑफ देम वांटेड टू बी सुपर पावर्स, बट आल्सो अलोंग विद दैट दे आल्सो वांटेड कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो सारा वर्ल्ड एक्चुअली में एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज कोल्ड वॉर? एज आई ऑलरेडी डिस्कस, 1945 में अलाइड फोर्सेस थी व्हिच वाज लेड बाय यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, व्हिच डिफीटेड द एक्सिस पावर्स व्हिच वाज लेड बाय जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहीं खत्म हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का काफी सारा इम्पैक्ट जो है यूरोप में पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, बर्मा विच इज प्रेजेंट डे म्यांमार, एंड ऑफ कोर्स इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है। सो एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज ऑल्सो नोन एज द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। तो द वॉर एंडेड व्हेन द यूएस ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, बट देयर इज अ रीजन अटैच टू इट। इस टाइम तक जापान एक्चुअली में सरेंडर कर चुका था, बट देन स्टिल यूएस ने अपना एटॉमिक बॉम्ब वहां पे गिराया। सो द क्रिटिक्स ऑफ दिस यूएस's पर्टिकुलर डिसीजन आर्ग्यू कि यूएस ने ऐसा इसलिए किया बिकॉज इट वांटेड टू शो यूएसएसआर दैट इट वाज it was the real superpower and it could do anything it wanted, ठीक है। मतलब kind of it was a message, a strong message that was given to USSR at that time, to Moscow. और यूएस के सपोर्टर्स ने आपको वही रीजन दिया कि dropping of the bomb was actually necessary because they had to stop the war, ठीक है, and to stop all the destruction that was being caused to Americans and the allied lives, okay। अच्छा, तो वी मूव फॉरवर्ड। हाँ, नाउ वी टॉक अबाउट कोल्ड वॉर में अब क्या हुआ। कोल्ड वॉर की वजह से यूएस एंड यूएसएसआर दोनों बहुत बड़े सुपर पावर्स तो बने ही बने, बट दे वर राइवल्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। बट देन दे नेवर रियली यूज्ड एटम बॉम्ब्स अगेंस्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज इट वाज टू कॉस्टली फॉर एनी ऑफ द कंट्रीज टू bear this cost. Logic is very simple over here because both of them have possession of nuclear weapons and both of them are capable of inflicting death and destruction, ठीक है। and we know कि अगर full fledged war होती है तो कितना destruction जा सकता है। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो दोनों के दोनों साइड्स को बहुत बुरी तरीके से हार्म पहुंचेगा। एंड देन इवन इफ वन ऑफ द अदर कंट्री विंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कितनी जाने जाएंगी उस वॉर में एंड कितना ज्यादा रिसोर्सेस वेस्ट होगा। So, by the logic of deterrence, which is both sides having the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate the war. When you both of you know कि लड़ाई बहुत भयंकर तरीके से हो सकती है, आपको भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचेगा, तो you go by the logic of deterrence and you do not really go in a particular war, ठीक है। तो कोल्ड वॉर हमेशा कोल्ड वॉर ही रही है, अभी तक तो हॉट वॉर में टर्न नहीं हुई है। Now, the main military features of the Cold War, सबसे पहले तो
these people, जो people तो नहीं, of course these countries were expected to behave as rational and responsible actors, ठीक है. They had to take the responsibility कि अगर लड़ाई होती है तो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होगा, ठीक है. द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, तो इन सुपर पावर्स को ऑब्वियसली अपने आइडियोलॉजी को एक्सपैंड करना था और अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना था, अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करना था. ओनली देन दे कुड बी द रियल सुपर पावर्स, राइट. सो अमेरिका ने अलायंसेस बनानी शुरू की, एंड अमेरिका के अलायंस को बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस बिकॉज इट हैज मोस्टली मेड अलायंसेस विद द वेस्टर्न यूरोप एंड इट हैज फॉर्म्ड ग्रुप्स, ओके. तो इनमें द स्मॉलर स्टेट्स जो थे ना वो इनके साथ आके जुड़ रहे थे, ठीक है, फॉर देयर ओन पर्पसेस ऑफ कोर्स, बिकॉज some of the states needed protection, some needed weapons, economic aid against their local rivals. Let's consider the example of Israel. तो इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट में प्रेजेंट है, एंड मिडिल ईस्ट में उसके सराउंडिंग में जितने भी नेबर्स हैं, इसराइल को उन सबसे खतरा है, ठीक है. टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट इट्स सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज कंट्रीज, इसराइल इज व्हाट एन अलाय ऑफ यूएसए, ओके. सो ऐसे अलायंस सिस्टम काम करता है, इट्स अ म्यूचुअल गिव एंड टेक. तो अब ये जो अलायंस सिस्टम एक्चुअली में बन रहा था, इट थ्रेटन टू डिवाइड द एंटायर वर्ल्ड इनटू टू कैंप्स, ठीक है. दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप, तो वो जो मैंने बताया भी कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो यूएस के साथ चला गया, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द वेस्टर्न अलायंस, एंड यूएसएसआर एंड ईस्टर्न यूरोप फॉर्म्ड वन अलायंस. तो इस टाइम पे यूएस ने बनाई अपनी नेटो. NATO is North Atlantic Treaty Organization, which came into existence in 1949, and then USSR, along with the people of Eastern Alliance, they formed the Warsaw Pact, which came into existence in 1955. And इसका सिर्फ एक ही मोटिव था, to counter the NATO. But NATO के एक a very strong feature was कि अगर NATO के किसी भी एक कंट्री पे अटैक किया तो NATO, all the 12 members of the NATO would consider an attack on themselves. Okay. So, yeah. So, we know that Europe became a main arena of conflict between these two superpowers. Okay. अच्छा, तो सोवियत इंटरवेंशन, अब क्या है ना कि ये दोनों कंट्रीज बार बार ही इन्वेड अलग अलग जगह को करते रहते थे टू मेक श्योर कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो कहीं कम ना हो, ठीक है. तो यस, अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया उसने अपना एक अलायंस सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो सोवियत यूनियन ने एंड कम्युनिस्ट चाइना ने भी इसका रिस्पॉन्स में वो दोनों आपस में दे बिल्ट क्लोज रिलेशंस विद रीजनल कंट्रीज जैसे कि नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक. अच्छा, तो एक और चीज थी कि ये जो कोल्ड वॉर एरा, जो कोल्ड वॉर चल रहा था, दिस अलायंस सिस्टम स्पेसिफिकली थ्रेटेंड द ऑटोनॉमी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जिन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस गेन की है, स्पेशली फ्रॉम द कॉलोनियल रूलर्स, कॉलोनियल पावर्स जैसे कि ब्रिटेन एंड फ्रांस. दे वर वरीड दैट दे वुड लूज देयर फ्रीडम एज सून एज दे गेन इंडिपेंडेंस, ओके. एंड देन ऑफ कोर्स इतनी सारी अलायंसेस बनी है, कुछ ना कुछ तो गलत जाना ही था. तो कम्युनिस्ट चाइना का फिर कुछ क्वारल हो गया यूएसएसआर के साथ, एक छोटी सी वॉर हुई थी इन 1969 एंड दस दे ब्रोक द अलायंस, ओके. फिर एक और डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ था, दैट वाज द फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है. नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या था, सबसे पहले तो बिफोर मूविंग ऑन टू नैम वी टॉक अबाउट कि इतने बड़े बड़े सुपर पावर्स थे, सो व्हाई डिड दे इवन नीड दीज अलायंसेस एंड एलाइज ऑफ स्मॉलर कंट्रीज, ओके. तो सबसे पहले दे आल्सो नीड रिसोर्सेज लाइक ऑयल, मिनरल, एंड दे नीड टेरिटरी जहां से वो दूसरी कंट्री पे अटैक्स लॉन्च कर सके. दे नीड लोकेशंस जहां से वो दूसरी कंट्रीज पे स्पाई कर सके, एंड दे नीड इकोनॉमिक सपोर्ट जिसमें स्मॉल एलाइज को टुगेदर हेल्प एंड पे फॉर द मिलिट्री एक्सपेंसेस, एंड ऑल्सो फॉर द आइडियोलॉजिकल रीजंस कि वो जो वॉर ऑफ आइडियाज थी कि लिबरल चलेगा या लिबरलिज्म चलेगा, लिबरल डेमोक्रेसी चलेगी या फिर लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ओके. ना एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, जो हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात की थी स्टार्टिंग के चैप्टर में, दैट वाज वन ऑफ द इंस्टेंसेस जो कोल्ड वॉर के अरेनास थे, ठीक है. कोल्ड वॉर
ऑब्वियसली इन दोनों कंट्रीज में तो कभी वॉर हुई नहीं, बट दीज टू सुपर पावर्स हैव बीन पोइज्ड फॉर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशंस इन मल्टीपल रीजन्स, जैसे कोरिया in 1950 to 1953, Berlin 1958 to 1962, Congo during the early 1960s, ठीक है? And these crises have only deepened since then, क्योंकि none of the parties are actually involved or willing to back down from this particular system, ठीक है? नाउ नाम की बात कर लेते हैं। तो इन दोनों कंट्रीज ने तो दो दो अलायंसेस बना ली थी। एक थर्ड ऑप्शन था टू जॉइन नैम। नैम में नेहरू वाज वन ऑफ द की मीडिएटर्स, ही वाज द लीडर्स ऑफ नैम एंड ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज, द साउथ कोरिया एंड द नॉर्थ कोरिया। कॉन्गो में फिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने ऐसे मीडिएशन किया, ठीक है। सो नाउ वी नो कि कोल्ड वॉर ने इन दोनों के बीच में राइवलरीज एलिमिनेट नहीं की हो, बट yes, what it actually eliminated was the possibility of a nuclear war happening again. Okay, so but then yes, mutual suspicions have also been increased. तो इससे क्या होता है कि दोनों के दोनों countries जो हैं, they get this idea of stocking of arms so that none of the countries uh, think about attacking the other one, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और, द टू साइड्स, जो दोनों के दोनों साइड्स है, दे माइट हैव अंडरस्टूड कि जो वॉर है इट माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रिस्ट्रेंट, ठीक है। तो ईदर ऑफ द साइड माइट मिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजेशन ऑफ द अदर साइड। तो उनको अगर वो वेपन्स को एग्जैक्टली कैलकुलेट ही ना कर पाए तो देयर कैन बी न्यूक्लियर एक्सीडेंट, देयर कैन बी एनीथिंग, एनी पॉसिबिलिटी दैट वी मे नॉट रियली नो। ओके, अच्छा, नाउ वी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर कार्टून। तो यहाँ पे एक बेंच पे यूएसएसआर एंड यूएस बैठे हैं एज अ मैन एंड अ लेडी। अब ये दिस इज अ डिपिक्शन कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो दे बोथ वर ऑन द सेम पेज, राइट, दे बोथ वर फाइटिंग फ्रॉम द सेम टीम। फिर उस टाइम पे यूएसए हैड एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद चाइना, लीविंग द यूएसएसआर इन द डार्क। ये जो पर्टिकुलर कार्टून है, इसमें द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ यूएसए डिवोरिंग ओवर वियतनाम, ठीक है। तो वियतनाम इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मॉल कंट्री एंड यूएस को लगा कि इट कुड इन्वेड इट इजिली, एंड बड़ी छोटी सी कंट्री है तो बड़ा कम टाइम में वॉर खत्म हो जाएगी। बट द रियलिटी वाज, इफ यू लुक एट द सेकंड पिक्चर, आई थिंक इट्स अ लॉबस्टर। तो इसने यूएसए को, जो द मैन डिपिक्टिंग यूएसए उसको पिंच कर लिया है, ठीक है। सो इट इज एन इंडिकेशन कि यूएसए ने इस कंट्री को इन्वेड तो किया, बट देयर अजम्पशन कि ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड दिस वॉर कंटिन्यूड फॉर ओवर 20 years एंड द रिजल्ट वाज कि यूएसए वहां से हार के वापस गया। ओके, यस, अच्छा। तो देर हैव बीन टाइम्स जहाँ पे यूएस एंड यूएसएसआर हैव ट्राइड टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो उन्होंने कुछ कुछ ट्रीटी साइन किए, जैसे कि लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड द एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ओके, द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ नैम, सो वी हैव टीतो, वी हैव नेहरू, वी हैव एनके रूमा फ्रॉम घाना, देन वी हैव टीतो वाज फ्रॉम यूगोस्लेविया, ठीक है। तो यूगोस्लेविया, नेहरू, and one more person, I am forgetting the name. Yes, Nasir. Nasir was from Egypt. ठीक है, these were the founding members, and then we had Indonesia से, we had Sukarno from Indonesia, and we had Nkrumah from Ghana, ठीक है। Now challenges to bipolarity. अच्छा, I just explained you कि जो NAM है, NAM की जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, दे कंप्राइज ऑफ द यूगोस्लेवियाज टीतो, India's Jawaharlal Nehru, and Egypt's leader Nasser. These people were the ones who held a meeting in 1956, and Indonesia's Sukarno and Nkrumah, Ghana's Nkrumah, they strongly supported them. So these five leaders came to be known as the founding members of the NAM. And the first non-aligned summit, not non-aligned movement, non-aligned summit, it took place in Belgrade in 1961. ठीक है, and it had three factors. सबसे पहले तो cooperation among these five countries, then growing Cold War tensions and its widening arenas, and the dramatic entry of many newly decolonized African countries into the international arena.
ठीक है. The first summit was attended by over 25 member states, and over the years, membership of NAM actually expanded. ठीक है. So, but if we consider कि NAM actually में stand किस तरीके से करता था, we cannot really explain it in terms of कि NAM actually में था क्या, but we can explain it कि NAM क्या नहीं था. ठीक है. So it was not following the idea of neutrality, or it was not following the idea of isolationism. ठीक है. तो the thing is, as the non-alignment movement grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it, and this made the movement less homogeneous and also made it somewhat difficult to define in very neat and precise terms. ठीक है. Now let's talk about isolationism. Why? Because NAM isolationism क्यों नहीं था? क्योंकि isolationism would be considered when a party as in the country or an alliance completely goes aloof from the world affairs, which was US in the case of from the American War of Independence in 1787 till the First World War. ठीक है. While in the comparison, non-line summit के जो countries थी, including India, we played an active role in mediating among the members. जैसे कोरिया में हमने mediate करवाया था. ठीक है. Right, and we also played a very important role in trying to mediate between the two alliances and try to soften the Cold War. NAM is also known for its neutrality. Neutrality refers to a policy of staying out of war. ठीक है. But these states practicing neutrality are not really required to help end a war. ठीक है. We do not really get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of the war. So neutrality and non-alignment are not the same thing. Non-alignment means that we were actually involved in the war for various reasons. We had to prevent the war. जो neutral होते हैं, they have no stance on the morality कि ये war जो है वो moral basis पे सही भी है या नहीं. New international economic order. So now we get to know कि जो non-aligned countries थी, they were more than merely mediators during a Cold War, क्योंकि सबसे बड़ा जो challenge इसमें आ रहा था कि of course it had developed nations, but इसके साथ साथ इसमें least developed countries भी थी. ठीक है. And they had to be developed. तो उनको develop होने के लिए अपनी लोगों को इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से निकालना था. जितने सारे लोग जो पॉवर्टी में थे उनको उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आना था. ठीक है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज क्वाइट मोर और लेस नेसेसरी. ठीक है. Unless and until they are actually have actually achieved this sustained development, तब तक वो फ्री हो ही नहीं सकते थे, because they would have to be dependent on these colonial powers from which on the very first place उन्होंने अपनी political freedom gain की थी. ठीक है. तो फिर वो लोग एक आइडिया सोचते हैं, दैट इज द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. दिस वाज ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन, एंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development. ठीक है. So this gave LDCs, the least developed countries, a control over their own natural resources, which were being exploited by the developed Western countries, and obtain access to Western markets so that the LDCs could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries, reduce the cost of technology from the Western countries, and provide the LDCs with greater role in international economical institutions. ठीक है. तो 1961 में जो बेलग्रेड में जो फर्स्ट समिट हुआ था नाम का, वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू वाज नॉट रियली इकोनॉमिक इशू. ठीक है. बिकॉज इट हैड सेवरल अदर इकोनॉमिक इशू, बट अल्टीमेटली बाय मिड 1970s आते आते नाम जो था वो एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन चुका था. एंड बाय 1980s जो हमारा ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का इनिशिएटिव जो था, इट हैड फेल्ड, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी दे वर क्वाइट opposing this idea. ठीक है. क्योंकि उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, but the fact that there were people, there is a simple phenomenon in a society that जो oppressor है, I'm not saying कि जो नैम के लोग थे they were the oppressor ones, but जिनको already privileges मिल रहे हैं, they will not really think about it. The one who is being oppressed is going to raise their voices. So obviously developed nations and developing nations were not on the same page, and there was no such unity. That is why there was a lot of opposition. India and the Cold War.
तो इंडिया हैड टू इंडिया के रिस्पॉन्स जो था इट वाज इन टू फोल्ड, ठीक है. द फर्स्ट वन वाज it had to particularly take care of staying away from both the alliances, and second, it could raise its voice against the newly decolonized countries becoming part of these alliances. ठीक है. So India's policy was neither repressive, neither negative nor passive. Nehru reminded the world that non-alignment was not a policy of fleeing away. And in fact, India was actually in favor of actively intervening in the world affairs to soften the Cold War rivalries. So even though we were not really able to end this Cold War thing, but we could actually try to reduce the differences between the alliances and prevent them from actually escalating into a full-scale war, or even their alliances from entering into a full-fledged war. Okay. Now, India repeatedly tried to activate those of the regional and international organizations which were not really part of the alliances led by US and USSR. Okay. Nehru had great faith in a genuine commonwealth of free and cooperating nation that would have played a positive role in softening, if not ending, the Cold War. अच्छा. Now, a non-aligned posture जो इंडिया ने अभी तक फॉलो किया था, it also served India's interest very directly. सबसे पहले तो जो non-alignment movement इंडिया ने किया था, it allowed India to take international decisions and stance that served its own interest rather than the interests of the superpowers and their allies. Second, इंडिया जो था वो एक सुपर पावर को दूसरे के साथ बैलेंस कर सकता था. अगर इंडिया को ऐसा लगता कि उसको कोई पावर सुपर पावर इग्नोर कर रहा है या प्रेशराइज कर रहा है, then it could simply tilt towards the other power. ठीक है. So none of the alliance system could actually bully or take India for granted. But India was also criticized for this NAM policy. क्यों? क्योंकि this was considered to be unprincipled because in the name of pursuing national interest, it was said that India was often refusing to take a firm stand on crucial international issues. And second, कि India was quite inconsistent and took contradictory postures. क्योंकि NAM का idea was to not join any alliance. लेकिन 1971 में when we had to free Bangladesh from when we were against war in against Pakistan, and we had to free Bangladesh from the rule of Pakistan, we entered into a treaty of friendship in August 1971 with USSR for 20 years. ठीक है. And this was because उस time पे Pakistan was taking help from USA. So this was one of the reasons why people mentioned कि India took contradictory postures. Okay. The Indian government views was that India needed diplomatic and possibly military support during the Bangladesh crisis, and that in any case, the treaty did not stop India from having good relations with the other alliance, of course, the US as well. Okay, so here we finish off with this particular chapter, and in the next chapter, we will be discussing about how this entire USSR system actually broke down, and today we are only left with Russia. Okay, thank you.